हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम लोग 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट, डेफिनेशन। सेकंड, ऑपरेटर व्हिच डजंट ओवरलोड। इसमें हम लोग वैसे ऑपरेटर्स को लिस्ट डाउन करेंगे जिसको C++ में ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। थर्ड, syntax, and fourth one, overloading unary operator। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन से। दिस मीन्स C++ has the ability to provide the operators with a special and additional meaning for a data type. This ability is known as operator overloading. ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है C++ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू C++ लोगों को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग किसी ऑपरेटर को एडिशनल और स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल और स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करने का मतलब, सपोज हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्री डिफाइंड सपोज हम लोगों के पास एक ऑपरेटर है जो कि प्री एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है। हम लोग एग्जांपल के लिए प्लस ऑपरेटर को ले लेते हैं। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो इंटीजर वैल्यू को या दो फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करके रिजल्ट देता है। ठीक है, अब इस प्लस ऑपरेटर को हम लोग प्रोग्राम में कोड लिख के इसको एक स्पेशल मीनिंग दे सकते हैं। ठीक है, इस प्लस के थ्रू हम लोग दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है जिसके थ्रू हम लोग प्लस को एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी फीचर्स को ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको ब्रीफ में समराइज करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग एक जो प्री एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उसको एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। एडिशनल मीनिंग कहने का मतलब ये है कि एक तो जो उसका मीनिंग है वो तो रहेगा ही, साथ में एक और मीनिंग प्रोवाइड करना प्रोग्राम में कोड लिख के। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो एबिलिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज प्लस ऑपरेटर जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि क्या करता है, दो इंटीजर को ऐड करता है या फिर दो फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करता है। अब इस प्लस को हम लोग इंटीजर और फ्रैक्शनल को ऐड करने के साथ साथ दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग a प्लस बी लिखेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, AB। ठीक है, तो कब ए बी देगा और कब a प्लस बी को हम लोग जब ऐड करेंगे तो a और b में जो वैल्यू होगा उसको आउटपुट देगा, ये समझना होगा। ठीक है, तो ये जो मीनिंग है प्लस ऑपरेटर का जो मीनिंग है वो चेंज होगा डेटा टाइप के साथ। ठीक है, यदि डेटा टाइप इंटीजर होगा तो वैल्यू को ऐड करेगा, यदि डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा तो क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग उसका मीनिंग है कि वो एडिशन करता है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन में बोला एडिशनल मीनिंग, जो उसका प्रीवियस मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा, वो वैनिश नहीं होगा, उसके साथ साथ एक और मीनिंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने बोला स्पेशल एंड एडिशनल मीनिंग। फाइन, अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग।
ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग टू वर्क एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी अ यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये जरूरी होता है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट बना हो क्लास में जो कि किसी क्लास को का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग को अप्लाई करने के लिए कि उसमें एक क्लास हो और उस क्लास के एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इस चीज की क्यों जरूरत पड़ी उसको समझते हैं। सपोज हम लोगों ने एक सिंपल कोड लिखा इंट x, y, z और हम लोग सी इन करें x में वैल्यू 4 को हम लोगों ने स्टोर किया और y में 3 को स्टोर किया। इसके बाद जब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो क्या होगा 4 और 3 को ऐड करके z में स्टोर कर देगा कंपाइलर, ठीक है। फाइन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को किसी दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हम लोगों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। इंटीजर और फ्लोट जो था वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, बट जो क्लास है वो क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और उस क्लास का हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसलिए ऑब्जेक्ट को जब हम लोगों को ऐड करना होगा या फिर किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर को अप्लाई करना होगा ऑब्जेक्ट पे, तो हम लोगों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है असाइनमेंट ऑपरेटर। Compiler automatically creates a default assignment operator with every class. The default assignment operator does assign all members of right side to the left side and works fine most of the cases, ठीक है। कंपाइलर जब भी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो एक डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्रिएट कर देता है, ठीक है। जब भी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो जो कंपाइलर हो वो खुद से एक डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को जो भी राइट साइड में वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है। सपोज कि हम लोगों ने लिखा कि ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट 2 है इसमें जो भी वैल्यू होगा वो ऑब्जेक्ट 1 में असाइन हो जाएगा। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हुआ होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कन्वर्जन ऑपरेटर। वी कैन also write conversion operators that can be used to convert one type to another type, ठीक है। एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कन्वर्जन ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तीनों पॉइंट्स को अभी डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर विच डजंट ओवरलोड, ठीक है। कौन कौन से वो ऑपरेटर हैं जिसको हम लोग C++ में ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि जो प्री एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है, प्लस, असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, ओवरलोड करते हैं, एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं कोड के थ्रू, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ऑपरेटर हैं जिसको हम लोग ओवरलोड कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऑपरेटर हैं,
पहला है डॉट ऑपरेटर। ठीक है, जब भी किसी मेंबर फंक्शन को यूज करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डॉट ऑपरेटर जो है इसको हम लोग कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, C++ में ऐसा फीचर्स नहीं दिया गया है कि हम लोग डॉट ऑपरेटर को ओवरलोड कर सके। सेकेंड है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, जब किसी मेंबर फंक्शन को या किसी कंस्ट्रक्टर को हम लोग आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये भी ऑपरेटर जो है ओवरलोड नहीं हो सकता। C++ में ऐसे फीचर्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर को भी हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। फोर्थ वन है साइज ऑफ। साइज ऑफ भी एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेटर जो है इसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं सिंटैक्स, कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स क्या होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आउटसाइड द क्लास और इनसाइड द क्लास, कि जब क्लास के बाहर हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं तब कैसे यूज करेंगे, तब कैसे सिंटैक्स लिखेंगे, और जब हम लोग क्लास के अंदर लिख रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को तब हम लोगों का सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले आउटसाइड द क्लास देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप। ठीक है, उसके बाद क्लास नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन ये ऑपरेटर जो है ये क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये ऑपरेटर एक कीवर्ड है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो ये ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, ये एक ऑपरेटर है, ना कि ये नाम है। तो ये जब भी हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे तो ये ऑपरेटर जो कीवर्ड है वो लिखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये ओपी, ये एक सिंबल है। वो कौन सा सिंबल है, जिस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं वो सिंबल है। जैसे सपोज कि हम लोग प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यदि माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, यदि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो प्लस प्लस लिखेंगे, डिक्रीमेंट को करना चाह रहे हैं तो माइनस माइनस लिखेंगे, सो ऑन। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, कि जिस आर्ग्यूमेंट्स पे हम लोगों ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट को हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का बॉडी होगा, बॉडी में हम लोग उस ऑपरेटर के एडिशनल मीनिंग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये रहा हम लोगों का क्लास के आउटसाइड कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के सिंटैक्स को लिखेंगे। अब इनसाइड द क्लास देखते हैं। इनसाइड द क्लास में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर, देन ओपी। ये ओपी क्या है, सिंबल है। कौन सा सिंबल, जिस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड करने वाले हैं उस ऑपरेटर का सिंबल। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग, पैरेंथेसिस में हम लोग आर्गुमेंट्स लिखे हैं, देन बॉडी। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रिटर्न टाइप, देन क्लास नेम, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन ऑपरेटर कीवर्ड। ठीक है, बट जब इनसाइड द क्लास लिखा हुआ है तो ये क्लास नेम नहीं है, न ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। तो इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों। जब हम लोग क्लास के बाहर लिखते हैं तो हम लोगों को ये बताना पड़ता है कि कौन से क्लास के लिए हम लोग ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सपोज कि प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास हो तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम। और जब भी हम लोग आउटसाइड लिख रहे हैं तो हम लोगों को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। बट ये जो सिंटैक्स है ये इनसाइड द क्लास का है, इसलिए यहाँ पे ना तो क्लास का नेम लिखने की रिक्वायरमेंट है और ना ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की। ठीक है, तो समझ आया कि
क्लास के बाहर और क्लास के अंदर हम लोग कैसे लिखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को। फाइन। अब हम लोग देखेंगे आज की क्लास का फोर्थ पॉइंट, ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज एन यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर होता क्या है। एन यूनरी ऑपरेटर is an operator that operates on a single operand and return a new value। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर के लिए सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे एडिशन ऑपरेटर जो है प्लस, उसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं 4 + 3। तो यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो 2 है, एक 4 है और एक 3 है। तो ये क्या कैसा ऑपरेटर हो गया, बाइनरी ऑपरेटर। तो वैसे ऑपरेटर जिसमें हम लोगों को सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो कुछ यूनरी ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। पहला जो यूनरी ऑपरेटर है प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब भी हम लोग लिखते हैं कोई वेरिएबल x है, ठीक है, और हम लोग लिखते हैं x प्लस प्लस, तो क्या होता है x का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और इसके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या लिखते हैं x प्लस प्लस। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको यूनरी ऑपरेटर। दूसरा यूनरी ऑपरेटर है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। उसी तरह यूनरी माइनस ऑपरेटर, जब भी किसी नंबर को हम लोगों को निगेट करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज करते हैं। सपोज हम लोगों को x को निगेट करना है, मतलब -x लिखना है, तो इसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, तो ये भी क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को निगेट करता है। ठीक है, सपोज कि हम लोग ऐसा लिखते हैं कि if x not equals to 3, ठीक है, x not equals to 3, तो इसमें भी हम लोगों को सिर्फ एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, तो ये भी क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, जब या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा भी सिंटेक्स हो सकता है कि नॉट x, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, तो ये भी एक क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। क्लियर। अब हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये एक हेडर फाइल है जो इनपुट आउटपुट के लिए सी आउट से इन स्टेटमेंट को यूज करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक क्लास बनाया है चेक नाम का। ठीक है, इसके अंदर प्राइवेट में एक इंटीजर वेरिएबल है i। ठीक है, और पब्लिक के अंदर हम लोगों ने एक चेक नाम का फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो ये फंक्शन का क्या है, कंस्ट्रक्टर है, बिकॉज इसका नेम और क्लास का नेम दोनों सिमिलर है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, i में वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, i में हम लोग 0 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगेन से कंस्ट्रक्टर बना है
जो कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम लोग एज अ पैरामीटर इंट x को पास किए हैं, ठीक है। अब इसके बॉडी में हम लोगों ने लिखा i इक्वल्स टू x, मतलब इस वेरिएबल i में हम लोग जो x में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। देन हम लोगों ने लिखा है void ऑपरेटर प्लस प्लस। ये क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटैक्स है। हम लोगों ने अभी सिंटैक्स में पढ़ा कि जब हम लोग क्लास के अंदर लिखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं? रिटर्न टाइप। तो void क्या है? एक रिटर्न टाइप है। उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड को यूज करते हैं। देन जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होता है उस ऑपरेटर के सिंबल को लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये एक नई ऑपरेटर है, उसको ओवरलोड करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा। देन पैरेंथेसिस लिखा, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम लोगों को जो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो यूनरी ऑपरेटर के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, और एक ऑपरेंड जो है वो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लिसिट तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को कोई एडिशनल आर्गुमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वेरिएबल हम लोगों ने आई डिक्लेयर किया था उसमें क्या कर रहे हैं? प्लस प्लस आई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब हम लोग पब्लिक के अंदर ही एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहे हैं, और इस फंक्शन में हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कि आई के वैल्यू को सिंपली सी आउट करा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में लिखा हुआ चेक ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम लोगों ने चेक नाम का क्लास बना रखा था उस क्लास का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है obj, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ठीक है। जब भी किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करना होता है तो डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में क्या काम हो रहा है? आई की वैल्यू को सी आउट कराया जा रहा है। तो जब भी ये लाइन को जब कंपाइलर पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? आई में जो वैल्यू है, आई में इसलिए क्या वैल्यू है? 0 है, उसको सी आउट करा देगा, ठीक है, रिटर्न करा देगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्लस प्लस ओबीजे, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके वैल्यू को अब इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग बिना इस कोड को लिखे void ऑपरेटर प्लस प्लस में जो हम लोग एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड किए हैं कि ये ऑब्जेक्ट के वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेगा, इसको बिना लिखे जब हम लोग लिखेंगे इस स्टेटमेंट को तो कंपाइलर एरर बताएगा। बिकॉज ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्री डिफाइंड ऑपरेटर है, और ये प्री डिफाइंड ऑपरेटर इंटीजर डेटा टाइप पे ही अप्लाई होने वाला है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये एक यूजर डिफाइंड क्लास डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, उस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये कोड लिखना पड़ेगा void ऑपरेटर प्लस प्लस, और इसमें हम लोग को y में के वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाना होगा, ठीक है। जब हम लोग ये कोड लिखेंगे तभी हम लोग इस लाइन को प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस लाइन को इंसर्ट करने पे प्रोग्राम एरर बताएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले अगेन से ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा? इस बार जो वैल्यू आउटपुट होगा वो क्या होगा? इनिशियली 0 था, अब वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 0 होगा, अगेन उसके बाद जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर तो क्या होगा? आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग ने ये समझा कि यूनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उस ऑपरेटर को
कोड के थ्रू स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करना होता है और उस स्पेशल मीनिंग को यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।